बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन है करण ठाकर का। ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन का प्रोसेस क्या होता है। तो करण, किसी भी इंडस्ट्री में प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन डिफरेंट नहीं होती कि जी फूड इंडस्ट्री में कुछ और प्रोसेस चल रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री में कुछ और है, टेक्सटाइल लेदर में कुछ और है। तो ऐसे नहीं होता। प्रोक्योरमेंट एक ही सब्जेक्ट है, सप्लाई चेन एक सब्जेक्ट है, उसमें एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न होता है जो हर इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यानी जो प्रोक्योरमेंट पीछे अगर आप जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको देखेंगे तो वो जनरल प्रोक्योरमेंट है, वो हर इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होती है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे काम करने के लिए तो वही नीड्स शुरू होंगी, किस तरह से एक्विजिशन आती है, फिर किस तरह से स्टोर में जाती है, स्टोर से प्रोक्योरमेंट उस पर क्या काम करता है और किस तरह से चीज़ें रिसीव होती हैं। ये सारा प्रोसेस हर इंडस्ट्री में एक ही होगा, यानी सिमिलर होगा। और सिर्फ आइटम का फ़र्क होगा कि जब रिक्विजिशन लिखी जाती है तो उसके ऊपर आप पंखा भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, सीमेंट बजरी भी लिख सकते हैं, प्लांट मशीनरी भी लिख सकते हैं। जो भी उस बंदे की रिक्वायरमेंट होगी, जो रिक्विजिशन लिख रहा है, यानी जिसकी डिज़ायर है, नीड है, जो डिमांड लिख रहा है, तो जो आइटम उसकी डिमांड है वो लिखेगा। उससे इंडस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो रॉ मटेरियल होगा, जो आइटम रिक्वायर्ड होंगी डिफरेंट लोगों को, तो वो रिक्विजिशन में लिखी जाएंगी। सीमेंट हो सकता है, बजरी हो सकती है, ईंटें हो सकती हैं, कोई डोर्स विंडो हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, टाइल्स हो सकती हैं, कुछ जो भी रिक्वायर्ड है उन सब की रिक्विजिशन आ सकती है। तो अब रिक्विजिशन लिखने का एक ही तरीका है कि जी इसमें उसका नंबर होगा, डेट होगी, आइटम होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, आइटम की क्वांटिटी होगी। तो अब आइटम चेंज हो सकती है लेकिन वो जो पैटर्न है प्रोक्योर करने का वो चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ पे कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड जितने इक्विपमेंट होंगे, पार्ट्स होंगे, उसके उनकी रिक्विजिशन लिखी जाएंगी कि जी नंबर है, डेट है, आइटम है, डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है। और कोई और इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल है, फूड है, लेदर है, कोई भी, तो वो आइटम अपनी लिखेंगे। जो भी उनके मटेरियल चल रहे हैं, रॉ मटेरियल है, जनरल आइटम है, वो उसमें वो एंटर करेंगे। तो जितना भी पीछे प्रोसेस चल रहा है, जो मेरी वीडियोज़ हैं या आप कहीं और से भी स्टडी करें, तो प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेंगे, थ्योरी सेम रहेंगी, सिर्फ आइटम का नाम चेंज होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी और क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है वो आएगी। अब प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन किस तरह से काम करती हैं कंस्ट्रक्शन में, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए सप्लाई चेन का एक ही काम है। सप्लाई चेन ऐसे चलती है, ये अप फ्रंट है, ये डाउन फ्रंट है, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ से रॉ मटेरियल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग होंगी और जो फिनिश गुड है वो एंड यूज़र को चली जाएगी। तो अब ये जो सप्लाई चेन इसकी क्या हो रही है कि यहाँ से रॉ मटेरियल सोर्स हो रहे हैं, उनसे जो सप्लायर है उनसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो रही है, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, यहाँ पे वेयर हाउस मैनेजमेंट हो रही है, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, फिर प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड यहाँ पे स्टोर हो रही है, फिनिश गुड डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को सप्लाई हो रही है, रिटेलर से एंड यूज़र तक पहुंच के कंज्यूम हो जाती है। तो ये एक सप्लाई चेन का प्रोसेस है। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो एंड यूज़र है वो ऑनर हो सकता है। ऑनर किसका? कोई ऑफिस बन रहा है तो उसका ऑनर हो सकता है, घर बन रहा है तो उसका ऑनर हो सकता है, कोई प्लाजा बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कॉम्प्लेक्स है कोई गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ऑनर हो सकती है। जो भी उसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का ऑनर है वो उसका एंड यूज़र है। ये इसने ऑर्डर किया है तो ये एंड यूज़र है। अब इस एंड यूज़र ने अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एक बिल्डिंग डिज़ाइनर को हायर किया है और बिल्डिंग डिज़ाइनर क्या होगा? टियर 1 का सप्लायर। टियर 1 के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, सप्लाई चेन में आप दे सकते हैं।
तो टीयर 1 सप्लायर जो बिल्डिंग डिज़ाइनर है, जो एंड यूज़र ने हायर किया, तो अब एंड यूज़र टीयर 1 को हायर करके इसको ये प्रोजेक्ट दे देगा। टीयर 1 का सप्लायर टीयर 2 के सप्लायर को हायर करेगा, जो कि कोई बिल्डर हो सकता है, कोई ठेकेदार हो सकता है, और ठेकेदार फिर टीयर 3 के जो सप्लायर हैं उनको हायर करेगा, जिनमें लेबर हो सकती है, प्लम्बर हो सकते हैं, जिनमें वुड वर्क का काम करने वाले हो सकते हैं। मतलब फिर आगे वो सारे लोग जिन्होंने अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम करना है। तो इस तरह से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 तक आगे भी चल सकते हैं कि ये सब आपके सप्लायर्स हैं जो इस एंड के ऊपर बैठे हुए हैं, जहाँ पर ऑनर यहाँ पर बैठा हुआ है और ये प्रोजेक्ट है। तो अब इस ऑनर ने ये प्रोजेक्ट टीयर 1 को दे दिया, टीयर 1 ने टीयर 2, टीयर 3 को हायर किया, इन्होंने आगे कुछ लोगों को हायर किया और ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। अब यहाँ पर सैंड आ रही है, यहाँ पे ब्रिक्स आ रही हैं, यहाँ पे सीमेंट आ रहा है, यहाँ पे वुड आ रही है। ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर कंज्यूम होगी। ये सब सप्लाईज़ हैं और ये डिफरेंट सप्लायर इनको सप्लाई कर रहे हैं। तो अब होगा क्या कि डिफरेंट सप्लाईज़ को जो टीयर 1 का कॉन्ट्रैक्टर है, जिसके पास ओवरऑल सारा कॉन्ट्रैक्ट है इस बिल्डिंग का, तो ये उनको हैंडल कर रहा है, जो ये डिफरेंट चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सप्लाईज़ हैं। अब जो पर्पज़ है इस सप्लाई चेन को कंस्ट्रक्शन में इम्प्लीमेंट करने का, वो ये है कि कॉस्ट ना बढ़े, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिसाइड हो चुकी है वो ज़्यादा ना हो, और टाइम भी आगे ना जाए। जो टाइम डिसाइड हो चुका है कि जी हम विदिन 1 मंथ इसको कंप्लीट कर देंगे, तो वो भी आगे ना जाए, क्योंकि अगर टाइम आगे जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब और नंबर 3 के विदिन प्राइस और टाइम ये प्रोजेक्ट एक बेहतरीन गुड क्वालिटी में कंप्लीट हो जाए, ताकि जो एंड यूज़र है वो इसको देखे और सेटिस्फाइड हो जाए कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट विदिन टाइम और विदिन प्राइस बजट कंप्लीट कर दिया। तो जब एंड यूज़र को ये प्रोजेक्ट अपनी प्राइस, बजट प्राइस और टाइम के अंदर बेहतरीन हालत में जिस पे वो खुश हो जाए मिल जाएगा, तो ये एक गुड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है कि इस टीयर 1 जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो बिल्डिंग डिज़ाइनर हायर किया गया था, उसने बजट में, टाइम में एक बेहतरीन बिल्डिंग इसको हैंड ओवर कर दी बना के। तो अब ये जो 3 चीज़ें हैं कि विदिन बजट, विदिन टाइम और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इसको मिलनी चाहिए, इसके लिए ये सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा कि जो भी सप्लाईज आ रही हैं, जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं, ये टाइमली आते रहें, ये प्राइस के अंदर आते रहें, कम्पिटिटिव प्राइस के अंदर, और यहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम ना आए, कोई सप्लाईज में डिले ना आए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली होती रहे, वेयर हाउस मैनेजमेंट प्रॉपरली होती रहे, इन्वेंट्री कंट्रोल मेरे इतनी ज़्यादा भी ना हो जाए कि बच जाए और इतनी कम भी ना हो कि काम स्टॉप हो जाए। तो जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी तो ये बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो इस सारी सप्लाई चेन को मैनेज कौन कर रहा था? वो जो मेन बिल्डिंग का डिज़ाइन जिसने किया है, जिसके पास इसका कॉन्ट्रैक्ट था, वो इसके जो आगे उसके सप्लायर्स होंगे उनको मैनेज करेगा। सप्लायर अपनी सप्लाईज़ को मैनेज करेंगे और सप्लाईज़ के साथ इंफॉर्मेशन मैनेज हो रही होगी। टीयर 3 के सप्लायर टीयर 2 को इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, टीयर 2 टीयर 1 को इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। सप्लाईज़ इसी तरह लाइन में लगी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन को देखा जाएगा, वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी मैनेजमेंट की जाएगी। तो ये एक बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी अगर ये प्रोजेक्ट बजट के अंदर, टाइम के अंदर और बेहतरीन हालत में इसको मिल जाता है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन की सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। और सिमिलरली किसी भी आइटम के लिए यही सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी जो अप फ्रंट से डाउन फ्रंट तक ट्रैवल करेगी कि ये प्रोडक्शन है, यहाँ पे बेशक फूड प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे लेदर की कोई
गारमेंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे कोई टेक्सटाइल यूनिट लगा हुआ है, यहाँ पे बेवरेज बन रही है, जो भी आइटम आप लेंगे तो वो आपकी मेन यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे ये बन रहा है, पीछे से इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, इसका कोई पैकिंग मटेरियल है, इसके रॉ मटेरियल है, इसके जनरल आइटम है, उनकी सप्लाईज होंगी जिसमें बहुत सारे सप्लायर इन्वॉल्व होंगे, उनकी सप्लाई चेन्स इन्वॉल्व होंगी, और उसके बाद ये डाउन वर्ड नीचे जाएगा एंड यूज़र की तरफ, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होगी, जिसमें रिटेलर शॉपकीपर इन्वॉल्व होंगे, और फिर एंड यूज़र इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ से चलने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं, ये जितने टाइमली और इफेक्टिवली यहाँ तक ट्रैवल करेंगे और यहाँ से प्रोडक्ट बन के जितनी बेहतर पोजीशन में एंड यूज़र को मिलेगी, यही सप्लाई चेन का बेनिफिट है कि किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जितने भी रिस्क हैं उनको उनकी रिस्क मैनेजमेंट की जाए, उनको पहले से देखा जाए कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं। अगर सीमेंट की शॉर्टेज हो सकती है तो फिर हमने क्या करना है, क्या हमारे पास एक ही वेंडर है, एक ही सप्लायर है, या हमने 2 को रखना है, 3 को रखना है। किसी और चीज़ में अगर कोई इंपोर्ट हो रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या उसके लिए हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है। तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट जो आपके टियर 1, टियर 2, 3 के सप्लायर्स होंगे वो बना भी रहे होंगे और एक दूसरे शेयर भी कर रहे होंगे, और उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे ये प्रोजेक्ट और उसी सप्लाईज़ की बेस पे ये प्रोजेक्ट फिर आगे चलेगा। यानी इंफॉर्मेशन प्लस मटेरियल्स की जो फ्लो है वो जितना इफेक्टिवली रन कर रहा होगा उतनी सप्लाई चेन इसमें बेहतर होगी। और प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन का एक पार्ट है जिसमें हम प्रोक्योर करते हैं, सोर्स करते हैं और प्रोक्योर करते हैं। तो जब आपकी सप्लाई चेन आप समझ रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट इसका एक छोटा पोर्शन है। तो प्रोक्योरमेंट भी सिमिलरली इसी प्रोसेस में काम कर रही होती है, यानी कि उसमें सिर्फ आइटम का नाम चेंज होता है, अदरवाइज प्रोसेस वही होते हैं जो प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस हर इंडस्ट्री के अंदर चल रहे होते हैं। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर भी कोई एम्बिग्विटी हो तो मैं इसको दोबारा से क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।